नमस्कार। आज के कार्यक्रम में जो हमारा विषय है खाकी में इंसान और पुलिसिंग व्यवस्था पर आयोजित इस कार्यक्रम में फेसबुक लाइव के माध्यम से तथा जूम ऐप के माध्यम से लगभग 14 राज्यों से जुड़े सभी सम्मानीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक आदरणीय अशोक कुमार सर भी जुड़े हुए हैं। मैं इसरा टीम संकल्पित मंदसौर तथा इसरा के साथ जुड़ी सभी संस्थाओं की ओर से उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक सशक्त समाज के निर्माण में एक संवेदनशील पुलिस किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें इससे पूर्व हम एक छोटा सा इसरा का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक समझते हैं। क्योंकि आज हम जब बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी या विभिन्न विषयों पर, तो इसरा भी साथ ही इसरा का भी जो काम है वो शासन प्रशासन के जो कार्य हैं, चाहे वो कृषि प्रशासन हो चाहे प्रशासन विभाग हो, जो कार्य करती है उनको जन जन तक पहुंचाना। क्योंकि जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, उसमें हम कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, एक संस्था का किस तरह से महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज के ऑप्शन से आप बहुत सारी जानकारियां जो सरकार की योजना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज के आधार पर आप यहाँ पे जिस भी भाषा में सहज हैं उस भाषा में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में है और हमें अगर मान लीजिए उड़िया में जानकारी चाहिए तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो उड़िया में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से देखिए आप उड़िया में कन्वर्ट हो गई। उसी प्रकार से अगर हमें मराठी में चाहिए तो ये मराठी में कन्वर्ट हो जाएगी। इंग्लिश में जिस भी भाषा में आप सहज हैं, जैसे कोई पंजाबी में है तो पंजाबी भाषा में ये वेबसाइट हो गई। तो आप जिस भी भाषा में है उस भाषा में इसका एक तो उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, स्कीम तो बहुत सारी है, लेकिन महिलाओं के लिए कौन सी योजना है, व्यापारियों के लिए कौन सी योजना है, किसान बंधुओं के लिए कौन सी योजना है, इसे भी हमने कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम पर जाएंगे एंड सर्विसेज पे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लाइवलीहुड, सीनियर सिटीजन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें महिलाओं के लिए कौन सी योजना है, तो जैसे ही महिलाओं की योजना पर बात करेंगे तो हमें दिखेगा सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, कन्यादान पॉलिसी योजना, उज्ज्वला स्कीम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वधर स्कीम, अनेकों योजनाएं जो है सरकार की महिला और बाल विकास को लेकर चल रही है। उसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उसकी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी योजनाओं का आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ वो सारे डॉक्यूमेंट एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन भी दी है। अगर किसी व्यक्ति को पैन कार्ड बनाना है तो इस वेबसाइट के डायरेक्ट वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट में आपका पैन कार्ड बन जाएगा, वही फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसे भी नहीं पे करने हैं, फ्री में आप 20 मिनट में आपके हाथ में पैन कार्ड होगा, जिसको ई पैन कार्ड कहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं आप। आजकल तो गवर्नमेंट इतनी अच्छी फैसिलिटी दे दी है कि आप घर बैठे लर्निंग टेस्ट देकर और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड अपडेट करना है आपको, सेल्फ अपडेट, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पासपोर्ट, अभी लेबर कार्ड बन रहे हैं, एमएसएमई सर्टिफिकेट, कई ऐसी जानकारियां, कई ऐसे सर्टिफिकेट जो यहीं से बैठे बैठे बना सकते हैं। उसी प्रकार से कई लोगों को लगता है कि ये तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, मुझे अपने स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जाननी है। तो आप देख रहे हैं ये भारत का मैप है। अगर आप जिस भी मैप पर जहां भी क्लिक करेंगे उस राज्य की स्कीम आपको दिख जाएगी। जैसे हमने उत्तर प्रदेश पर अगर क्लिक किया तो उत्तर प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं यहाँ पर आ गई। उसी प्रकार से अगर हमने एमपी क्लिक किया तो सारी एमपी सरकार की जितनी भी एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है वो सारी स्कीम यहाँ पे खुलकर आ जाएंगी। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म
जहां पर आपको देश भर की सारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री जी कि सबका प्रयास, आज विषय भी है कि सर्वजन, नवयुग नव भारत में सर्वजन की भूमिका। तो हम युवाओं की, हम सभी की दायित्व बनता है एक नए भारत के निर्माण में हम भी अपनी भूमिका अदा करें। तो आप यहाँ से वो सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने, अब मान लीजिए कि महिलाओं के लिए स्कीम है, आपका उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, लेकिन किसी व्यक्ति को ये चेक करना है कि वो कितनी स्कीम के लिए पात्र है। ऐसा कोई सिस्टम है क्या भारत में? तो हमने उसका भी एक रास्ता निकाला है। हमने एक चेक एलिजिबिलिटी एक टैब बनाया हुआ है, जहां पे कोई व्यक्ति कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर फिल करता है, जैसे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे जैसे फिल करनी है। जैसे कोई भी स्कीम मेल फीमेल के लिए होती है, तो मान लीजिए आप उस पर कैटेगरी चूज करेंगे, आपकी मंथली इनकम कितनी है, क्योंकि मंथली इनकम के बेस पे भी स्कीम डिसाइड होती है। रिलीजन क्या है आपका, आपका मैरिड है अनमैरिड है, का बर्थ ईयर क्या है, क्योंकि 10 साल की अगर बच्ची है तो सुकन्या के लिए एलिजिबल होगी। तो इस तरह से आपका बर्थ ईयर क्या है, आपका काम क्या करते हैं आप, अगर ये सारे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे हम यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमने जैसे ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर दी और व्यू स्कीम पे क्लिक किया, हमें पता चल गया कि हम 26 सेंटर गवर्नमेंट और 10 स्टेट गवर्नमेंट, तो हमें भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें ये पता चल गया कि हम 36 स्कीम और सेवाओं के लिए पात्र हैं, जिसका हम लाभ ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है लोगों के लिए कि योजनाएं तो बहुत है, लेकिन मैं कितनी योजनाओं के लिए पात्र हूँ ये मैं चेक कर सकूँ। उसके साथ साथ आपका, जैसे ही अब आपको चेक करना है कि 26 स्कीम कौन सी है, तो एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ज्वाइन इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन है तो हम यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड अंकित करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, तो हमें पता चल गया कि अभिषेक अग्रवाल किस स्कीम के लिए पात्र हैं। क्योंकि हमने दिल्ली गवर्नमेंट के नाम से, हमने दिल्ली में रहते हैं तो हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है, और वो दिल्ली की व्यक्ति होने के हिसाब से कौन कौन सी योजना, प्रधानमंत्री उदय योजना, रोजगार बाजार, आपका फैमिली बेनिफिट स्कीम, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, बहुत सारी ऐसी स्कीम और सेवाओं के नाम यहाँ पर आ गए। अब मान लीजिए हमें किसी स्कीम के लिए अप्लाई करना है, तो मान लीजिए हमें जन औषधि केंद्र के लिए ही अप्लाई करना है या परियोजना के बारे में जानना, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे व्यू एंड अप्लाई पर, योजना क्या है, कौन इसके लिए पात्र है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ अप्लाई होगा, वो सारी जानकारी आपको यही प्राप्त हो गई। आपको ये भी नहीं देखना है कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कार्यालय जाना, फिर वहां पता करना, फिर आना। वो सारी जानकारी जो एक आम आदमी को योजना प्राप्त करने के लिए चाहिए होती है, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो हमारा उद्देश्य है कि सरकार ने इतना सारा कुछ कर रही है, इतनी अच्छी योजनाएं बना रही है, इतनी अच्छी अच्छी पोर्टल्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से वो जानकारियां जन जन तक नहीं पहुंच पा रही है। और इसीलिए हमने यहाँ कुछ एक इम्पोर्टेंट पोर्टल्स भी यहाँ पे लगाए हुए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को साइबर क्राइम हो गया है तो रिपोर्ट दर्ज कर सकता है, ग्राम स्वराज पोर्टल, मोबाइल चोरी हो गया तो उसकी कंप्लेंट कर सकता है, उसके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं ये चेक कर सकता है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है। समस्या है जागरूकता का अभाव, और इसीलिए हम सभी ने निश्चय किया है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी हम जन जन तक पहुंचाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब, तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था जो मुझे लगता है कि इसरा के संदर्भ में देना एक आवश्यक था, जो मैंने आप सभी के समक्ष रखा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब आगे बढ़ेंगे। मेरा पहला प्रश्न है सर आपसे कि आपके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं, आप एक लेखक भी हैं, आप एक पुलिस महानिदेशक भी हैं, आपका खेलों के प्रति भी एक रुचि है, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आपका जो सारी एक्टिविटी है वो उसके परिणाम भी काफी अच्छे हैं। सर ये एक तो प्रेरणा और ऊर्जा कहाँ से मिलती है,
और आज क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं लाइव में, तो एक समस्या है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो अगर इस पर आप कुछ रख सकते हैं अपनी बात, तो शायद उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा सर। देखिए, मैं मल्टीटास्किंग में बिलीव करता हूँ, और हर आदमी की पर्सनालिटी के बहुत सारे फेस होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक पढ़ाकू आदमी या बहुत ज्यादा एकेडमिक आदमी को जो है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना हो, कल्चरल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ना हो, तो क्योंकि वो लाइफ के अलग अलग हिस्से हैं। तो हम लोगों को सिर्फ सारी चीजें हम पैरेलली कर सकते हैं, सिर्फ हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। तो जैसे हमारा कंप्यूटर करता है ना, विंडोज अलग 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 खुली रहती है, तो हर विंडो पे काम होता रहता है। तो वो उसी तरह हमारी लाइफ की विंडोज है। एक हमारी एकेडमिक विंडो है, एक घर की विंडो है, एक बच्चों के साथ है, एक स्पोर्ट्स की विंडो है, ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज है। तो हमें अपने को पॉजिटिव एक्टिविटीज में लेके जाना है। तो जितनी पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज हैं, या आपको जिसको जिसको आप एंजॉय करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी लाइफ में होनी चाहिए। उनकी रेशो होना चाहिए, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। कई लोग क्या करेंगे, किसी एक एक्टिविटी का एक्सेस कर देंगे तो फिर बाकी सब खत्म हो जाए। तो इसमें फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस चीज को, किस एक्टिविटी को कितना टाइम हम अलॉट करें। तो वो आपको एक मैट्रिक्स बनाना चाहिए हम सबको, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, इसका मैट्रिक्स बनाना चाहिए। तो लाइफ में आप देखेंगे इसके 4 कॉर्नर बने, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, एंड नीदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट। 4 कॉर्नर बने। तो इसमें से जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है वो तो इमीडिएट करना ही पड़ेगा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। मेरा प्रयास होना चाहिए कि मेरा सारा टाइम इम्पोर्टेंट में बीते, जो मेरे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है तो उनके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी पढ़ाई की तैयारी हो, तो उनका सारा टाइम उसमें बीतना चाहिए। किंतु कुछ चीजें अर्जेंट है जो इमीडिएट करना ही है, खाना पीना, बाथरूम जाना, ये सब बहुत सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए वो हमें करनी ही पड़ेगी। मतलब जैसे काइंड ऑफ फायर फाइटिंग है तो लड़ना ही पड़ेगा। तो अर्जेंट में हमारा टाइम जाता है, बट हमारा वो टाइम मिनिमम हो और हम इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज पे दे पाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और जो चीजें न तो अर्जेंट और न इम्पोर्टेंट, उनको हमें ब्लॉक करना चाहिए लाइफ से, उनको जीरो पे लाना चाहिए। अगर हम टाइम वेस्टर्स भी बोलते हैं, टाइम वेस्टर्स। नहीं तो मेरे लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस है मेरे अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में, मेरी प्लानिंग में, और न ही वो अर्जेंट है, तो फिर मुझे क्या जरूरत है। जैसे लोग बाग बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, खाली अड्डेबाजी कर रहे हैं, या घंटों घंटों किसी एक टॉपिक पे डिस्कस किए जा रहे हैं जो मतलब इररेलेवेंट है। तो वो ऐसी चीजें जो आपको अपने लाइफ में टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे आज के जमाने में, पुराने जमाने में तो सोशल लाइफ क्या होता था, अड्डेबाजी होती थी। अब शाम को बाहर चले गए, कहीं बैठे हुए सब लोग एक चबूतरे पे 10 लोग और बतिया रहे हैं, और 10 मिनट नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलेगा। आज वो सोशल मीडिया हो गया। आप सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट तो है, बट ऐसा भी नहीं कि उस पर 3 घंटा बिताया जाए। आप उसके लिए विंडो दे सकते हैं 10 मिनट का, 15 मिनट का। तो ये जो आप अपने लाइफ से टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और इनको बाहर निकाल देंगे, तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा और फिर आप मल्टीटास्किंग आसानी से कर सकते हैं। चूंकि सर एक आपकी एक पुस्तक भी है खाकी में इंसान, और उसमें आपने कहा है सेवक नहीं साहब हैं हम, क्योंकि आपके जो कार्य हैं वो हमेशा क्योंकि आप पिछले विगत 31 वर्षों से पुलिस की सेवा में हैं, 1989 बैच के ऑफिसर हैं, और आपका जो पूरा कार्य है वो सेवा भाव से रहा है। एक अधिकारी के रूप में नहीं, एक साहब के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में आपने काम किया है। तो अगर हम बात करें मिशन हौसला की, जिसमें हमने देखा कि उत्तराखंड पुलिस ने आपके नेतृत्व में ऐसे कार्य किए हैं जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हम कहते हैं, कई बार कहा जाता है कि पुलिस की व्यवस्था ऐसी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर मानवीय पहलू को देखें, संवेदनशील पुलिस व्यवस्था को देखें,
तो उसका एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड पुलिस, जो आपदा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वहां पर डटकर सामने आती है। तो अगर हौसला, जो मिशन आपका था हौसला, जिसमें कोविड को लेकर आपने जो काम किया है, आपकी टीम ने काम किया है, अगर उस पर आप कुछ बात रख सके। देखिए, पहले आपने खाकी में इंसान की बात की, तो उसका जो एक दूसरी कहानी का टाइटल मैंने ये दिया है, सेवक नहीं साहब है। तो एक व्यंग्यात्मक टाइटल है, उसके इसी नाम से एक पोएम भी है उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जन सेवक, हिंदी हुई जन सेवक, और अगर हम आईपीएस आईएएस की बात करें तो भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो हम लोग को सेवा भाव से नौकरी करनी चाहिए। किंतु हमारा समाज थोड़ा फ्यूडल कल्चर से शुरुआत हुई है और वो अभी तक बचा हुआ है फ्यूडलिज्म। तो उस वजह से हो क्या रहा है, हम सभी साहब बन जाते हैं, सेवक नहीं रहते, साहब बन जाते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं व्यंग है कि भाई हमें साहब नहीं बनना चाहिए, हमको जन सेवक, पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम करना है, इसीलिए सर्विस में है, इसीलिए वी आर बीइंग पेड। तो एक तो ये उसके अंदर भाव भाव है। जब आई दूसरी बात आपकी मिशन हौसला की, तो ये जो कोरोना की दूसरी लहर थी, वो इतनी खतरनाक थी कि उसमें सब लोग बिल्कुल हतोत्साहित होते जा रहे थे, आम पब्लिक भी, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ वाले भी, पुलिस वाले भी, क्योंकि बहुत फास्ट तेजी से फैल रहा था कोरोना। और आदमी जब तक होश में आया, हॉस्पिटलाइज होने की बात सोचे, तब तक डेथ हो जा रही थी तीसरे चौथे दिन। हॉस्पिटलाइजेशन का जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि एकदम बहुत तेजी से फैल रहा था, तो बेड्स खत्म हो गए थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो हमने देखा ऐसे में लोगों का हौसला बढ़ाने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो है, हमें ये भी था कि कुछ रिसोर्सेज, जैसे एक सिलेंडर आम पब्लिक ने खरीदा किसी आदमी ने, और उसको जरूरत नहीं रही, या तो वो हॉस्पिटलाइज हो गया, या जो ठीक हो गया, तो उसे दूसरे को जाना चाहिए, पर वो वहीं पड़ा हुआ है। तो हमने सारे रिसोर्सेज पूल इन किए जो पब्लिक के पास थे, या जो लोग हेल्प करना है। ऐसी महामारी के टाइम में बहुत लोग सामने आए जो हेल्प करना चाहते हैं, किंतु वो हेल्प कैसे करें, उनको जाना अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। तो हमने इन दोनों को नोडल, पुलिस को नोडल बना दिया इन दोनों को जोड़ने के लिए। मिशन हौसला के माध्यम से जो लोग सहायता करना चाहते हैं, वो भी थाने पे उन्होंने कॉल कर दिया, हमने कॉमन नंबर दे दिए, कंट्रोल रूम के नंबर दे दिए, और जिनको आवश्यकता है, जरूरत है किसी चीज की, वो भी कॉल कर सकते थे। जो हमारा डायल 112 या डायल 100 है उत्तराखंड का, उस पे रात के 2 बजे भी किसी ने कहा कि मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर की इमरजेंसी है, तो हमारी पुलिस ने उसे पहुंचाया, कहीं से भी अरेंज करके पहुंचाया, जबकि लोगों को मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये मिशन हौसला इस तरह से एक काइंड ऑफ वो था, जैसा मैंने कहा, नीडी और जरूरतमंद, और जो सेवा भाव से आगे आके सेवा करने वाले लोगों का मिलान भी था, और उसमें पुलिस का बहुत एक्टिव रोल था। उस तरह से हमने कई हजार लोगों की लाइफ बचाई और कई हजार लोगों की मदद की। जब हम बात करते हैं कोरोना काल की, जब बात करते हैं मिशन हौसला की, तो हमें बात करनी होगी कि मिशन हौसला जब चल रहा था और पुलिस की पूरी टीम, और सबसे बड़ी बात जो उत्तराखंड पुलिस की एक बात जो सभी को मैं बताना चाहूंगा, कि सबसे बड़ी सफलता इस बात से भी लगा सकते हैं कि किसी भी अधिकारी ने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं मांगी थी, किसी ने छुट्टी के लिए आवेदन नहीं किया था। इसका मतलब है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना एक उद्देश्य था। तो जब सर बात करते हैं हम पुलिस व्यवस्था की, जब हम बात कर रहे हैं कोविड की, तो इसमें पुलिस का परिवार, क्योंकि पुलिस के जब अधिकारी दिन भर फील्ड पे थे, कोरोना का एक डर था, तो उसमें मैडम ने एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर स्टार्ट किया उपवा, जिसमें उन्होंने म्यूजिक कंपटीशंस या और भी सारी एक्टिविटीज वगैरह की। तो कहीं ना कहीं एक ये जो पुलिस की फैमिलीज थी, उनमें जो एक माइंडसेट था, जो एक भय था, उसको भी रोकने का काम किया। अगर आप थोड़ा उपवा के बारे में भी बताएं तो हमें कुछ हेल्प मिल सकती है, हम कुछ नया लेटेस्ट देख देखिए, सकते ये उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जो हमारे पुलिस के परिवार हैं उनकी मदद के लिए बनाई गई है। तो जैसे आपने कोविड की बात करें, तो पुलिसकर्मी तो फ्रंट लाइन पे थे, तो उन लोगों को भी कोरोना होना संभावित था, तो उनको अपनी जान का खतरा भी है, उनके परिवार को भी खतरा है, तो उनके कैसे उनको बचाया जाए, वहाँ आइसोलेशन वार्ड क्रिएट करना, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना, तो इस तरह के और भी जो उनके रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना, उनके उनके लिए जो
किसी तरह के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम कराना, उनके मनोरंजन के लिए कुछ कराना, तो ये सारी एक्टिविटीज हुआ करती है। और इसने मिशन हौसला से ही शुरुआत की थी और उन दिनों भी बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सर, जब हम बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस के मोटो की, मित्रता, सेवा और सुरक्षा, आप इस मोटो से अगर उत्तराखंड पुलिस को देखें तो किस तरह से देख सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा मोटो है हमारा उत्तराखंड पुलिस का, क्योंकि मित्रता इसलिए कि आम आदमी के लिए हम मित्र हैं, जो शरीफ आदमी है उसके लिए मित्र है, उसको पुलिस से डर नहीं लगना चाहिए। पुलिस का डर सिर्फ बदमाशों में होना चाहिए, जो क्रिमिनल है, वो अपराधी है, उसके अंदर पुलिस का डर होना चाहिए। तो मित्रता, जिससे कि आम जन हमें अपना मित्र समझे और हमसे हेल्प की जरूरत है तो वो ले। सेवा, जैसे अभी आपसे बात की, मिशन हौसला हो या कोई आपदा हो, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, तो हमारा काम सेवा भी करना, पीड़ित की सेवा करना, पीड़ित को राहत पहुंचाना है, ठीक है। तो वो सेवा भाव आ गया। फिर सुरक्षा, लोगों को सुरक्षा देनी है कि अपराध कम हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। तो ये सुरक्षा की भावना, तो तीनों हमारे जो है काम के मेजर थीम्स हैं, मित्रता, सेवा, सुरक्षा, ये हमारा मोटो है।